आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करड़ी। तो घातांक एवं करड़ी के इस चैप्टर में आज की जो हमारी टॉपिक है करड़ी पे आधारित जो प्रश्न है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जो करड़ी में अक्सर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला जो आपका है इस प्रकार से कि वह दिया है अंडर रूट 12 फिर प्लस अंडर रूट 12 फिर प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक है। अगर इस प्रकार से जब आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाए एग्जाम में तो उसके लिए देखिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हम सबसे पहले इस चीज का ध्यान देंगे कि आपसे जो पूछा गया वो करड़ी में अंक कितना है। और जैसे मान लीजिए करड़ी में अंक आपके पास कितना है, 12 है। तो अब आप 12 को ऐसे दो गुणनखंड इसका करेंगे जो क्रमागत गुणनखंड हो। क्रमागत गुणनखंड का मतलब जैसे 3 है तो 3 के बाद 4 आना चाहिए, ठीक है। 5 है तो 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यानी वह ऐसे दो गुणनखंड करना है जो क्रम से आए। कैसे आए, क्रम से आए। उन्हीं को आप क्या कहते हैं, क्रमागत गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमागत गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 है तो 12 का क्रमागत गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 12 का क्रमागत गुणनखंड क्या हो सकता है, 3 और 4 हो सकते हैं। और अगर अब यहाँ पर 12 के गुणनखंड तो आप जान गए कि 3 और 4 होंगे क्रमागत, क्योंकि इनके बीच जो अंतर आना चाहिए वह 1 का आना चाहिए। कितने का अंतर आना चाहिए, 1 का अंतर आना चाहिए। अगर 1 का अंतर आता है तो वह क्या कहेंगे, क्रमागत गुणनखंड कहा जाता है। और इनमें एक चीज ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पर प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस का सिंबल रहेगा यानी प्लस चिन्ह रहेगा, तो इन दोनों में से जो हमने गुणनखंड किया है उसकी जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है, 4 है। तो यानी आपके जो प्रश्न का हल होगा वह क्या होगा, 4 होगा। समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। और इसी प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या कहा है, करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30। तो 30 भी के पास आपके पास 30 एक संख्या है जिसका आपको मान लीजिए क्या करना है, गुणनखंड करना है। और भी गुणनखंड कैसा होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। तो 30 का क्रमागत गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो आपको पता होगा कि 5 और 6 हो सकते हैं। तो 5 6 का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सिंबल कौन सा है, तो यहाँ पे सिंबल है प्लस का। अगर सिंबल प्लस का होगा तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 6 होगा। यानी दूसरे वाले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 6 होगा। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया है अंडर रूट 72 फिर प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 है। यानी 72 का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, वो भी क्रमागत गुणनखंड। तो 72 का गुणनखंड जब आप करेंगे तो क्या होता है, 8 9 72 होता है। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। और यहाँ पर हम सिंबल देखेंगे तो सिंबल यानी चिन्ह जो यहाँ पर है वो धनात्मक है। तो यानी इन दोनों गुणनखंडों में से जो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या है, 9। यानी इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा, 9 होगा। इसी प्रकार से अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया है अंडर रूट यानी करड़ी में 110 माइनस करड़ी में 110 माइनस करड़ी में 110 कहाँ तक है, अनंत तक है, ठीक है। और हाँ, एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका क्रम चले वो कहाँ तक चले, अनंत तक चले। कहाँ तक चले, अनंत तक चलेगा, तभी इसका आंसर यह आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 110, तो 110 का आप दो क्रमागत गुणनखंड करिए। तो 110 का दो क्रमागत गुणनखंड क्या होगा, 10 और 11 होगा। और इनके बीच भी अगर आप अंतर देखें तो कितने का है, 1 का है। लेकिन इस बार सिंबल देखिए यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है यानी माइनस है। जब माइनस आएगा तो इन दोनों गुणनखंड में से हम छोटा वाला मान लेंगे। कौन सा मान लेंगे, छोटा वाला। और अगर प्लस रहेगा तो कौन सा लेंगे, बड़ा वाला मान लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी संख्या करड़ी में 110 माइनस करड़ी में 110 माइनस करड़ी में 110 है और वो कहाँ तक जा रही है, श्रेणी अनंत तक जा रही है, तो जो भी उसके अंदर संख्या रही उसका आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और उनका जो भी गुणनखंड होना चाहिए वह क्रमागत गुणनखंड होना चाहिए। यानी उन दोनों गुणनखंड जो संख्या आप लेकर कर रहे हैं उनके बीच 1 का अंतर होना चाहिए। तो अगर इनके बीच माइनस का सिंबल है तो आप उन दोनों में से छोटी संख्या का आंसर बना के देंगे। और अगर प्लस है तो उनमें से क्या होगी, बड़ी संख्या जो होगी उसका आंसर होगा। जैसे कि पांचवा क्वेश्चन है, करड़ी में 56 माइनस करड़ी में 56 माइनस करड़ी में 56। तो आप जानते हैं कि 56 का दो क्रमागत गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, इसका जो क्रमागत गुणनखंड होगा वह क्या होगा, 7 बटे 56 होगा। देखिए 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है।
अगर इनके बीच के आंसर को देखा जाए अंतर को तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम चिन्ह की बात करें तो चिन्ह में क्या है, माइनस है, जो माइनस होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस प्रकार से आपने यह देखा कि अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो आप बड़ी संख्या लेंगे, अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो आप छोटी संख्या लेंगे, और जो भी करड़ी के अंदर रहेगा उसका आप लाके क्रमागत गुणनखंड करेंगे। जो उन गुणनखंडों में से दो संख्या जो उसमें मिलेगी उनमें से छोटी संख्या माइनस के लिए, बड़ी संख्या प्लस के लिए होगा। ठीक है, तो यह चीज आप तो समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, यह तो उनके लिए क्वेश्चन का तरीका था जिसका आप गुणनखंड कर सकें, और जिसका आप गुणनखंड न कर सकें वह किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर छठा वाला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3, तो आपके पास 3 का कोई ऐसी दो क्रमागत संख्या है जिसका गुणा करें तो वह कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 3 की कोई ऐसी क्रमागत संख्या नहीं है। अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 और 1 कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच अंतर देखा जाए तो दोनों के बीच अंतर क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। लेकिन शर्त है कि वह क्रमागत गुणनखंड होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में अंतर 1 का होना चाहिए। यहाँ पे अंतर कितने का आ जा रहा है, 2 का आ जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए हम अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम 3 से आगे की संख्या जाके खोजेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर दो क्रमागत गुणनखंड मिल जाए। अगर माइनस रहेगा तो हम इसके पीछे आएंगे 3 के कि ऐसी कोई संख्या ढूंढा जाए जिसका आप क्रमागत गुणनखंड कर सकें। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का आप क्रमागत गुणनखंड तो कर नहीं सकते हैं। अगर हम 4 का बात करें तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो भी इनके बीच अंतर 1 का नहीं आ जा रहा है। अगर आप 5 को लेते हैं तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 5 हो जाएगा, इनके बीच अंतर 4 का आ जा रहा है। ना ही आप 4 ले सकते हैं, ना ही आप 5 ले सकते हैं। अगर हम 6 का देखें तो 6 का गुणनखंड कर सकते हैं 2 और 3 में, यह क्रमागत गुणनखंड है क्योंकि इनके बीच अंतर कितने का है, 1 का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 जो दिया है, इसकी जो आगे की संख्या जो होगी इसका गुणनखंड क्या होगा, 6 होगा, यानी 2 और 3 आएगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा इसका आंसर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो भी आंसर आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी 2 से बड़ा रहेगा, 3 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। वह 2 दशमलव करके कुछ इसका मान इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब यह था आपका छठा क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम 5वें क्वेश्चन को देखते हैं कि 5वें क्वेश्चन में क्या कहा है। तो 5वें क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे √5 दिया है, देख रहे हैं। अब इसका जी √5 है, यानी 5 का आप गुणनखंड कर नहीं सकते हैं। अगर प्लस है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, माइनस रहेगा तो हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि अगर से हम प्लस दिया है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। 5 का तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन 6 का गुणनखंड आप कर सकते हैं। 6 का गुणनखंड आपने वही भी किया, क्या किया था, 2 और 3। अगर इनके बीच अंतर का देखें तो अंतर कितने का आ जा रहा है, 1 का आ रहा है। तो आप यह कह सकते हैं कि इसका जो भी आंसर होगा 2 और 3 के क्या होगा, बीच में होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो आंसर होगा 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर प्लस की बजाय अगर माइनस होता तब आप क्या करते हैं, अगर माइनस होता तो अब हम लोग आगे ना जाके पीछे जाते हैं। तो पीछे आएंगे तो 4, तो 4 के पास देखेंगे तो 4 के यहाँ तो जो गुणनखंड करेंगे इसका 2 और 2 आएगा, नहीं हो पाएगा। अगर हम 3 के पास आए तो 3 का करके देखेंगे तो 3 गुणे 1 आ रहा है, तब भी 1 का अंतर नहीं आ रहा है। अगर आप 2 के पास जाएंगे तो 2 का आप करेंगे गुणनखंड तो 1 और 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 1 और 2 दोनों में 1 का अंतर भी है, यानी जो इसका आंसर आएगा वह 1 और 2 के बीच में होगा। कब, जब यहाँ पर प्लस के बजाय क्या होगा, माइनस होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपसे 8वें में कहा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 6 था वही क्वेश्चन नंबर आप 8 देख रहे हैं। इसमें क्या था, प्लस, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़े थे, लेकिन इसमें माइनस है तो इसलिए हम क्या बढ़ेंगे, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ बढ़ेंगे, देखिए 3 का तो क्रमागत गुणनखंड हो नहीं सकता है। जब 3 का क्रमागत गुणनखंड नहीं होगा तो हम पीछे की तरफ आएंगे। तो पीछे की तरफ आपको कौन सी संख्या मिलने वाली है, तो 3 का करेंगे तो 3 का क्या होगा, 3 गुणे 1 होगा, जो कि यह नहीं ले सकते हैं
क्योंकि यह क्रमागत गुणनखंड नहीं है, इनके बीच अंतर 2 का आ रहा है। तो अगर हम बात करें 3 के माइनस है तो 3 से पीछे आएंगे, 3 से पीछे आने का मतलब 2 आएगा, ठीक है। 2 की हम बात करें तो 2 की तरफ हम बात करेंगे जब, तो इसका हम क्रमागत गुणनखंड कर सकते हैं, 2 और 1 कर सकते हैं, देख रहे हैं। और इनके बीच अंतर की बात करें, अंतर भी 1 है, इसका मतलब जो 2 का गुणनखंड होगा 1 और 2 होगा। और ये इसका जो आंसर आएगा करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 कहाँ तक है, अनंत तक है। इसका जो आंसर आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा। क्या लिखेंगे, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। और एक चीज आपको बता देते हैं, जैसे कि आपने करड़ी में 3 का मान निकाला और करड़ी में 5 का मान निकाला, ठीक है। तो करड़ी में 3 का, इसका जो आप आंसर देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में लिखा गया है, इसका भी आंसर आप देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में लिखा गया है। तो इसका मान कम होगा, इसका मान ज्यादा होगा। जैसे कि हम आपको समझा देते हैं, मान लीजिए इसका मान, मान लीजिए कि इसका मान 2.15 आएगा, तो इसका मान इससे ज्यादा आएगा, इसका मान 2.65 भी आ सकता है। तो दोनों में देखिए अंतर है, यह छोटा मान है इसलिए इसका छोटा मान होगा आंसर, यह बड़ा है जिसका क्या होगा आंसर बड़ा होगा। लेकिन दोनों जो मान है वह 2 और 3 के बीच में ही है, इससे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो और इसके बाद आप लोग देखिए समझ चुके हैं 8वें वाले में कि 3 का गुणनखंड नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे जाएंगे तो पीछे आपको क्या मिलेगा 2। तो 2 का गुणनखंड आप कर सकते हैं 2 और 1 में। तो 2 और 1 में करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वह 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। आइए 9वां क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। 9वें क्वेश्चन में दिया है 11, ठीक है। 11 दिया है और अभी क्या लगा हुआ है माइनस, तो आप 11 का गुणनखंड तो कर नहीं सकते हैं, 11 गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तो माइनस लगने की वजह से आप कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे। पीछे आने का मतलब 11 से पीछे यानी पहले कौन संख्या पड़ी थी 10, तो 10 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 और 2, तो इसका क्रमागत गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब आप यह संख्या नहीं ले सकते हैं। अगर 9 देखें तो 9 का क्या होगा, 3 गुणे 3 होगा तो भी नहीं ले पाएंगे। 8 देखेंगे तो 4 गुणे 2 होगा। 7 देखेंगे तो 1 गुणे 7 होगा। अगर आप 6 देखेंगे तो इसका आप क्रमागत गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणे 3, यानी आप यह भी कर सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा 2 और 3 के बीच में होगा। कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में किसका होगा, 9वें वाले का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 11 दिया है अंडर रूट, और जब 11 तो किसी संख्या का गुणनखंड तो है ही नहीं, तो माइनस होने में हम कहाँ आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे। अब मान लीजिए अगर ये प्लस होता तब हम आगे की तरफ बढ़ते, तो आगे जाते हमको क्या मिलता 12, तो 12 गुणनखंड करेंगे तो 3 और 4, तो इसका जो आंसर आता तब 3 और 4 के बीच में आता। समझ रहे हैं, 3 से बड़ा 4 से छोटा। कब, जब यह माइनस की बजाय क्या होता प्लस होता, लेकिन यहाँ माइनस है जिसकी वजह से इसमें इसका जो आंसर आएगा वह 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। आइए 10वां क्वेश्चन, कि 10वें क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट 1 यानी प्लस करड़ी में दिया है और अभी प्लस का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल होने का मतलब हम 1 से आगे जा सकते हैं। अगर आप 1 का गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे, दोनों में 1 का अंतर है जी, बिल्कुल नहीं है अंतर, तो इसका मतलब हम यह संख्या नहीं ले सकते हैं। प्लस है इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 2, तो 2 का आप गुणनखंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 1 कर सकते हैं। 2 गुणे 1 करेंगे यानी जो इसका आंसर आएगा वह 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। किसका, 10वें वाले का। अगर यहीं पर माइनस हो, जैसे कि 11वां क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि माइनस होगा, जब माइनस होगा तब आप क्या करेंगे, आगे तो जा नहीं सकते हैं तो पीछे आएंगे, तो हम देखेंगे 1 का जब हम पीछे आएंगे तो आ जाएगा 0। आप 0 गुणनखंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं गुणनखंड, इसका गुणनखंड आप कर सकते हैं 0 गुणे 1। देख रहे हैं, अगर हम इनके अंतर की बात करें तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का है, और 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वह 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो आपके क्वेश्चन थे, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन आपने देखा
कि जब करड़ी के अंदर कोई संख्या क्या हो, धनात्मक में हो और वो कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। और दूसरा टाइप्स आपने देखा ऋणात्मक में, जब वही संख्या उसी प्रकार से जो क्वेश्चंस है अगर वह ऋणात्मक में हो तब उसका आंसर किस प्रकार से आएगा। तीसरा आपने देखा कि जिसका गुणनखंड ना किया जा सके तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे आसानी से उसका देखते ही आंसर दे सकते हैं। ये सब प्रश्न हल करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिससे आपका एग्जाम में बहुत नुकसान हो सकता है। तो यह ट्रिक याद रखिएगा, इसी ट्रिक की सहायता से आप क्वेश्चन को देखते हुए इसका आंसर आप दे सकते हैं। सीधी सी बात है, प्लस देखेंगे तो हम इसका गुणनखंड करेंगे, जो पहले जो भी संख्या हम देखेंगे उनका क्रमागत गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड हो गया तब तो यह तरीका अपनाएंगे, नहीं गुणनखंड हुआ तो यह वाला तरीका अपनाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा किसका गुणनखंड होगा किसका गुणनखंड नहीं होगा। अगर गुणनखंड हो जाता है तो हम देखेंगे कि उनके बीच सिंबल किस चीज का है, प्लस का रहेगा तो बड़ी संख्या, माइनस रहेगा तो छोटी संख्या। अगर जिसका गुणनखंड नहीं हो पाता है और वह अनंत तक जाते हैं, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि आगे प्लस रहेगा तो आगे, माइनस रहेगा तो पीछे की संख्या का गुणनखंड करके उसके बीच में, जैसे हमने इसका किया तो इसका क्या आया था 6 मिला, तो 6 का क्या होगा 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, तो यह था आपका। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा आप यहाँ दिया √5 √5 √5। ठीक है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है। जब प्लस और माइनस नहीं रहते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, गुणा होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इसका तो देखते ही आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ √5 √5 दिया है कहाँ तक, अनंत तक। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यह जो सीरीज कहाँ तक चल रही है, अनंत तक जा रही है। तो यहाँ पर जो भी करड़ी में रहेगा आप उसको, वही उसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 चल रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे कि इस वाले सीरीज में कितना चल रहा है, करड़ी में 11, करड़ी में 11, करड़ी में 11, करड़ी में 11, कहाँ तक, अनंत तक जा रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 11 ही आएगा। ठीक है, 15। इसके बाद जो ये अगला वाला है, इसमें क्या है 15 15 15 15 की सीरीज चल रही है, कहाँ तक, अनंत तक। तो इसका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 15 तक आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई सिंबल नहीं है, यानी कोई चिन्ह नहीं है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है। और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो जो भी इसके अंदर करड़ी लिखा रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, आंसर हो जाएगा। वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब इसके बाद जो अगला है, अगली सीरीज भी देखिए, करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5 है, लेकिन यह अनंत तक नहीं जा रही है। अगर यह अनंत तक जाती तो इसका आंसर हम कितना लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। लेकिन यह सीरीज अनंत तक ना जाकर सिर्फ कितने अंक तक जा रही है, 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार के, जैसे यहाँ पर 5 है तो पहले आप 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब बाकी देखिए जो आगे काम करेंगे हम लोग, जे तो करड़ी रहेगी उसमें 2 का पहाड़ा पड़ेंगे। जैसे 2 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। इसकी घात हम लिखेंगे 16, इस प्रकार से लिखकर लगाएंगे बटा, तो 16 में से 1 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 15। यानी इसका जो आंसर आएगा वह 15 की पावर 15/16 आएगा। यानी 5 की पावर क्या आएगा, 15/16 आएगा। अगर हम इसकी बात करें छठे वाले क्वेश्चन में, इसमें देखिए करड़ी में 6, करड़ी में 6, करड़ी में 6 दिया है और ये सीरीज सिर्फ 3 अंकों तक जा रही है। ठीक है, 3 स्थान तक। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 6, यहाँ पे देखिए 1 2 3, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8। अब 8 में से घटा के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 7। यानी आप लिख सकते हैं 7/8 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए। अगले वाले देखिए क्या क्या है, 11 11 11, यानी करड़ी में 11, करड़ी में 11, करड़ी में 11, करड़ी में 11 दिया है। और ये कितने अंक तक जा रहा है, कितने स्थानों तक, 1 2 3 4 5 स्थानों तक जा रहा है, अनंत तक नहीं जा रहा। अगर यह अनंत तक जाता तो इसका आंसर 11 आता, लेकिन यह अनंत तक ना जाकर सिर्फ कितना स्थान तक गया है, 5 स्थानों तक। तो इसका जो आंसर होगा तो आप पहले लिखेंगे 11। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 होगा। अब 32 में से 1 घटाने कितना होगा, 31।
यानी आप ये लिख सकते हैं 31/32। 11 की पावर कितना लिख सकते हैं? 31/32। आप इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप किस प्रकार से लगा सकते हैं? इसी प्रकार से कि आपको जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब करड़ी कै ठो है? 3 ठो है, 2 दूना 4 दूना 8। तो 8 लिखेंगे, लेकिन अंश में से जो हम यहाँ पर है तो उसमें से एक घटा के, यानी 8 में से एक घटा के कितना आएगा? 7। तो 7/8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7/8 लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको और बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है करड़ी में, मान लीजिए करड़ी में 8, करड़ी में 8, करड़ी में 8 दिया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 देख रहे हैं ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो अंश बनाएंगे उसमें से एक क्या करेंगे? हम घटा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में, ठीक है। आइए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जो यहाँ से आप देख रहे हैं, यह कुछ अलग है। जो आपने अब तक पढ़ा उनसे क्या है? अलग है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें क्या थी? गिनतियां, जो संख्याएं जो समान आ रही थी, लेकिन अब इसमें जो संख्या है वो अलग अलग आ रही हैं, ठीक है। जब अलग अलग आ रही हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन उठाई कर सकते हैं, मुजबानी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, बाकी सब हम लोग विदाउट पेन से करेंगे, ठीक है। मुजबानी ऐसे ही कर देंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है √11 प्लस, सिर्फ हम यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, 21 + 16 दिया है, ठीक है। अब हम इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर हम करड़ी में से 16, तो करड़ी में 16 का मान आपको पता है कितना होता है? 4। तो यहाँ से आप 4 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 प्लस √, यहाँ देखिए 4 निकलेगा तो हो जाएगा 21 + 4। तो 21 + 4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना होगा? 25। तो 25 में से करड़ी से अगर हम 25 निकालेंगे क्या बन के निकलेगा? 5 बन के निकलेगा। यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा √11 प्लस, यहाँ से 21 4 25, और करड़ी 25 का मान क्या होता है? 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो अंडर कितना हो गया? 16, और 16 का मान कितना होता है? 4। यानी इसका मान कितना आएगा? 4 आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, इधर से हल करना शुरू किए हैं। कड़ी में 16, कड़ी में 16 का मान 4, यहाँ 4 आएगा तो 11 4 25। तो कड़ी में 25 का मान क्या आता है? 5, 5 और 11 कितना होगा? 16, 16 कड़ी में 16 का मान कितना आता है? 4 आता है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, बिना क्वेश्चंस को हल किए ही, देखते ही आप उसका आंसर बता सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जैसे कि हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, तो अगले में आप देखिएगा, यहाँ से 49, तो करड़ी में से अगर 49 निकालते हैं तो कितना बच के निकलेगा? 7 बन के निकलेगा, क्योंकि 7 क्या होता है? 49। यहाँ से 7 निकला, यहाँ 7 आ जाएगा। तो 57 में अगर आप 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 64। और कड़ी में 64 का मान कितना होता है? 8। और 8 और 136 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144। 144 यानी कड़ी में 144 का मान कितना होता है? 12। यानी यहाँ पे आप लिख देंगे, इसका आंसर कितना आएगा? 12। देखिए, आपने इस क्वेश्चन को हल करने में पेन का यूज नहीं किया है, सिर्फ आपने अपने दिमाग लगाया। जैसे 49 का मान कितना आएगा? 7, और 7 व 57 है, 7 57 को जोड़ेंगे तो 64। कड़ी में 64 का मान 8, 8 और 136 जोड़े 144, 144 का मान कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज हम सिंबल को ध्यान रखेंगे, प्लस करने के लिए कह रहा है कि माइनस। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ कड़ी में 9 है, तो कड़ी में से 9 आप निकालेंगे क्या बन के निकलेगा? 3। 3 या 33 है, कितना होगा? 36। अब 36 में से आप कड़ी में 36, कड़ी में 36 का मान कितना होता है? 6। 6 और 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। अब 25 जब कड़ी से बाहर निकालेंगे बन के क्या निकलेगा? 5। अब देखिए यहाँ पे 5 आएगा बनकर, ठीक है। अब 54 में से 5 घटाने के लिए कह रहा है। अब तक आप जोड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? घटाने के लिए। अगर आप 54 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 49। तो कड़ी में 49 का मान क्या होता है? 7 होता है। फिर से इसको समझिए एक बार, यहाँ कड़ी में 9, कड़ी में 9 का मान क्या होगा? 3। 3 33 कितना होगा? 36। 36 का मान क्या होता है? 6। 6 और 19 कितना होगा? 25। 25 का मान कितना होता है? 5। 54 में से 5 घटाए तो 49, और कड़ी में 49 का मान 7 होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ 81 दिया है, तो कड़ी में 81 का मान क्या आता है? 9, ठीक है। अब 25 में से 9 आप घटाएंगे कितना आएगा? 16 आएगा।
और कड़ी में 16 का मान क्या होता है 4 होता है। ठीक, और 4 और 36 जो है 4 और 32 जोड़ेंगे 36, और 36 का मान कड़ी में 36 का मान क्या होता है 6। 106 में से आप 6 घटाएंगे कितना आएगा 100, और 100 कड़ी में 100 का मान क्या होता है 10 होता है। कितना आएगा 10 आएगा। फिर से समझिए 81 में कड़ी में 81 का मान क्या आएगा 9, और 9 में से आपको क्या आएगा 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 16, और 16 कड़ी में 16 का मान क्या आता है 4, और 4 और 32 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, और 36 कड़ी में 36 का मान क्या आता है 6। 106 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 100, और कड़ी में 100 का मान क्या होता है 10 होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कड़ी में 16, तो कड़ी में 16 का मान क्या होता है 4 होता है। कितना होता है 4। अब 20 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 का मान क्या होता है 4 होता है। फिर 25 में से आप 4 घटाएंगे कितना आएगा 25, तो कड़ी में 25 का मान क्या होता है 5। फिर आप 30 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 25, तो 25 का मान क्या होता है कड़ी में 25 का मान 5 होता है। देख रहे हैं कड़ी में 16 का मान क्या होगा 4, अब 20 में से आप 4 घटाएंगे कितना आएगा 16, और कड़ी में 16 का मान क्या होता है 4। ठीक है, अब 29 में से आप 29 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 25, तो कड़ी में 25 का मान 5 होता है। अब 30 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 25, और कड़ी में 25 का मान क्या होता है 5 होता है। तो इस प्रकार से ये आज की इस वीडियो में आपने कड़ी वाले क्वेश्चंस को देखा, जो कि एक ट्रिक के ऊपर है। आप इन ट्रिकों को अगर अपने ध्यान में रखते हैं और इसे प्रैक्टिस करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।